आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं प्रतीक वाघमारे हूँ और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट। आज के दौर में कोरोना सबसे खतरनाक बीमारी मानी जा रही है। अकेले भारत में इससे मरने वालों की संख्या 1 लाख के ऊपर है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इससे ज्यादा मौतें अपने ही देश में सड़क हादसों में हो जाती है। इससे जुड़े आंकड़ों पर अगर गौर करें तो हर साल लगभग 13.5 लाख लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट से होती है। 2018 में रोड सेफ्टी पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जितने सड़क हादसे होते हैं उसमें से करीब 11% मामलों में मौतें होती है। यह आंकड़ा 199 देशों में से सबसे ज्यादा है। इसके बाद इस लिस्ट में आते हैं चाइना और अमेरिका। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारतीय सड़कों पर हर दिन औसतन 1230 सड़क दुर्घटनाएं और 414 मौतें हुई। तो अगर इस आंकड़े को हर घंटे के हिसाब से देखा जाए तो हर घंटे 51 सड़क हादसे और इससे 17 लोगों की जान जा रही है। भारत के ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं, लेकिन इन हादसों को कम किया जा सकता है। एक संस्था है सेव लाइफ फाउंडेशन नाम की, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये संस्था भारत में सड़क सुरक्षा में सुधार और इमरजेंसी मेडिकल केयर उन लोगों तक पहुंचाती है जो सड़क हादसे के शिकार हुए हैं। आज इसी संस्था के सीईओ पीयूष तिवारी से बात करेंगे। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमपीए किया है और रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज से भी सम्मानित है। 2019 में इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग लीडर के रूप में मान्यता भी मिली। ये सत्यमेव जयते और टेडेक्स टॉक्स के साथ और भी कई प्लेटफॉर्म्स पर भारत में सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर अपना पक्ष रखते आए हैं। आज जिस मुकाम पर पीयूष तिवारी ने इस संस्था को पहुंचाया है उसके पीछे भी एक हादसा ही है। वो ऐसा हादसा था जिसने पीयूष के सोचने और काम करने के तरीके में बदलाव ला दिया। दरअसल 2008 में पीयूष के चचेरे भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। इस हादसे से आहत पीयूष के मन में पहली बार ख्याल आया कि अगर वक्त पर इलाज मिला होता तो मेरा चचेरा भाई बच जाता। और भाई ही क्यों, सड़क हादसे के शिकार लोगों को फौरन मेडिकल एड देने का कोई जरिया हो तो तमाम जानें बचाई जा सकती है। यहीं से उनके मन में रोड सेफ्टी और इमरजेंसी मेडिकल केयर सर्विस शुरू करने का आइडिया आया और इस मकसद के साथ एसएलएफ की स्थापना हुई। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष आपका आज तक रेडियो पर। नमस्कार, थैंक यू जी। तो पीयूष, सड़क से हम सभी जुड़े हुए हैं ऑब्वियसली। मंजिल को पहुंचाने तक सड़क हमें मंजिल तक जोड़ती है। और पीयूष, ये बात भी है कि हर कोई ये चीज़ जानता है कि अगर सड़क पर हम गलत दिशा में जाएंगे तो हादसा हो सकता है, ओवरटेक करेंगे तो हादसा हो सकता है, कहीं सड़कें ख़राब हैं, कहीं सड़कें हैं ही नहीं। तो फिर भी आपने इतने सालों तक काम किया है, तो आपको सबसे बड़ी वजह क्या लगती है इन रोड हादसों की, जो सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह क्या है? जी जी, देखिए, पिछले दशक में करीब 12 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में। और करीब 1 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो या तो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं या स्थायी रूप से अपंग हो चुके हैं। अब जब हम बात करते हैं सड़क दुर्घटनाओं की तो इसमें 3 प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहला तो है कि जो व्यक्ति सड़क पर है, चाहे वो पेडेस्ट्रियन हो, चाहे वो गाड़ी चालक हो, एक होता है उसका बिहेवियर। तो हम जब बात करते हैं स्पीडिंग की, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग की, लेन कटिंग की, फ़ोन यूज़ करने की, तो वो उसमें आ जाता है। दूसरा बड़ा कारण होता है सड़क का जो डिज़ाइन और उसका जो मेंटेनेंस है, जो उसकी देख रेख का जो सिस्टम है, वो ख़राब होने की वजह से, डिज़ाइन ख़राब होने की वजह से, सड़कें जो हैं उनमें सही तरीके के सेफ्टी फीचर्स ना होने की वजह से, ये सेकंड कारण बन जाता है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं और जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बहुत सीरियस भी बन जाती हैं। और तीसरा प्रमुख कारण जो है वो है हमारे जो व्हीकल्स हैं, और मैं सिर्फ कार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रकों की, बसों की और मोटरसाइकिलों की।
तो इनमें जो सेफ्टी के जो फीचर्स होने चाहिए या जो सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है हमारे देश में। और हालांकि गाड़ियों को कार्स को लेकर थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन मोटरसाइकिल्स और बड़े वाहनों के ऊपर सेफ्टी रिलेटेड बहुत ही कम काम हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर दुर्घटनाओं में यही जो सड़क चालक हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तीन जी तीन प्रमुख कारण हैं सड़क दुर्घटनाओं के। जी लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हम इंडियंस काफ़ी इमोशनल होते हैं, लेकिन क्या सड़क पर क्या कोई एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करता है? क्या एक मतलब इसके पीछे की वजह क्या हो जाती है? लोग जानते हैं कि हर हर दिन लोग मर रहे हैं, हर घंटे लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। जी, जी। देखिए लोगों के एक नज़रिए से आप मतलब थोड़ा ये बताइए कि जैसे बाहर के देशों में भी हम सुनते पढ़ते रहते हैं कि वहाँ पर थोड़ा-सा शायद लोग काफ़ी ठीक तरीके से नियमों का पालन करके सड़क पर उतरते हैं। तो क्या वजह है यहाँ पर? देखिए हमारे यहाँ एक थोड़ा कल्चर बन गया है कि आप सड़कों पर जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से आप ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि पेनल्टीज़ कम हैं। अगर पेनल्टीज़ हैं भी ज़्यादा तो पुलिस पकड़ती नहीं है। ज़्यादातर लोगों को इस सड़क सुरक्षा की जो एजुकेशन है वो नहीं मिलती है। तो एक एक आप सोचिए कि कई सालों में, कई दशकों में एक कल्चर बन गया है कि हम तो ऐसे ही गाड़ी चलाएँगे, हम तो ऐसे ही रोड को नेविगेट करेंगे। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो गाड़ी चलाना सीखते हैं अपने प्रियजनों से, अब या तो अपने घर वालों से या घर में अगर कोई ड्राइवर होगा उससे। अगर ट्रक की बात करें तो उस्ताद खलासी का सिस्टम है जहाँ खलासी उस्ताद से सीखता है ड्राइविंग करना। तो जो सदियों से जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं। उसके बाद अब ट्रैफिक भी बढ़ गया है, स्ट्रेस भी ज़्यादा है सड़कों पर, गाड़ियाँ टच जी, होती रहती हैं तो उसकी वजह से गुस्सा भी है एक एक प्रकार का। तो ये जो कारण है इसकी वजह से एक एक जो कल्चर बन गया है उसकी वजह से लोग जो हैं वो अब अपने आस-पास वालों की जो सड़क को यूज़ कर रहे हैं उनकी केयर नहीं करते हैं। कई बार जब जी, मैं दिल्ली में सड़क पार करने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी यूज़ करूँ, तो हुँ, कई गाड़ियाँ जो हैं वो रुकती नहीं हैं या इतनी पास आके रुकती हैं कि एज़ दो मुझे बता रही हों कि मेरा वहाँ पर होना बिल्कुल ही उस समय गलत है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये कल्चर का एक थोड़ा प्रॉब्लम है। इसमें सुधार लाने के लिए एक मैंडेटरी ट्रेनिंग, सबकी एक प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है, जहाँ उनको जी, बताया जा सके कि दुर्घटनाएँ कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, उनको रोका कैसे जा सकता है और इसका जो हुँ, इम्पैक्ट होता है वो सभी को होता है। तो ओके, सॉल्यूशंस हैं थोड़े, लेकिन आई थिंक एक पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत है और एक थोड़ा सिस्टम में बदलाव लाने की भी ज़रूरत है, जिससे कि लोग बिल्कुल। अपना बिहेवियर जो है वो थोड़ा ठीक कर सकें। जी तो इन हादसों में मतलब किस तरह के लोगों की मौत का ज़्यादा हो रही है, या फिर मैं कहूँ कि मतलब पेडेस्ट्रियंस हैं या टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, किसका शेयर सबसे ज़्यादा है सड़क हादसों में? देखिए जब हम सड़क सड़क सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं वल्नरेबल रोड यूज़र्स, मतलब कि वो सड़क चालक या वो सड़क यूज़ करने वाले जिनकी दुर्घटना होने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो इन वल्नरेबल रोड यूज़र में पैदल यात्री आते हैं, आपके साइकिल चालक आते हैं, टू व्हीलर राइडर्स आते हैं। और अगर हम देखें तो करीब 50% जो मौतें होती हैं वो इस कैटेगरी के लोगों में होती है। दूसरी जो बड़ी कैटेगरी है वो है हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, हमारे यहाँ बसों की। औसतन अगर आप देखें तो कोविड से पहले ऑलमोस्ट हर दिन देश में कहीं न कहीं एक बस कहीं गिरती है और उसमें बहुत अधिक लोग जो हैं वो हताहत होते हैं और उसमें से कइयों की मृत्यु हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनके पास सेफ़र ऑप्शंस नहीं हैं, जिनके पास सेफ़र गाड़ियाँ नहीं हैं, चाहे वो बसों में ट्रैवल कर रहे हों, चाहे वो सड़क पे अपनी डेली जीविका को बढ़ाने के लिए वहाँ पर काम के लिए जा रहे हों, सबसे ज़्यादा एक्सपोज़्ड वही रहते हैं और सबसे ज़्यादा मृत्यु और इसमें जो इंजरी होती है वो उनको ही होती है। तो अगर हम बात करें रोड यूज़र टाइप की, तो वो रोड यूज़र टाइप वल्नरेबल कैटेगरी का है। अगर हम सोशियो इकोनॉमिक बात करें कि अ, किस तबके के लोग ज़्यादा अफ़ेक्टेड होते हैं, तो वो गरीब तबके के लोग ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं और इससे हमारे देश में जो गरीबी है, वो हुँ, बहुत हर साल जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कई परिवारों के जो खाना जो अन्न प्रोवाइडर होते हैं वो मर जाते हैं या वो इंजर हो जाते हैं। जी तो पीयूष, अभी जैसे कोविड टाइम चल रहा है, शुरुआत के महीनों में लॉकडाउन रहा, तब तब रोड हादसों का
क्या सीन रहा, क्योंकि मेरी ही एक दोस्त है, उनके फादर की भी सड़क हादसे में जब दुर्घटना हुई, जब हमें मालूम पड़ा तो ये हमारे लिए सरप्राइजिंग भी था, शॉकिंग भी था कि जब लॉकडाउन है, अभी सड़कों पर कम वाहन है, फिर भी ये हादसा हुआ। तो लॉकडाउन में आपने किस तरह से समझा कि क्या रहा सड़क हादसों का? देखिए, लॉकडाउन के दौरान हमने देश भर में सड़क हादसे हमने ट्रैक करे हैं। और करीब इन सड़क हादसों में करीब 1000 लोगों की मौत हुई है, जो 4 फ़ेज़ जो लॉकडाउन का था उसमें। और ओके। इसमें फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। तो इसका जो एक हम लोगों ने देखा कि एक प्रमुख कारण ये था कि सड़कें खाली थी। जो लोग सड़कों पर ऑपरेट कर रहे थे वो ज़्यादा गति में गाड़ी चला पा रहे थे। पुलिस जो थी वो ड्यूटी पे थी कोविड रिलेटेड, तो जहाँ क्वारंटाइन क जहाँ पर कंटेनमेंट ज़ोन बनाए गए हैं या जहाँ पर लोगों के पास चेक करने हैं, तो वो उस प्रकार की ड्यूटी में थी। वो उस समय ट्रैफ़िक का और जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम होता है, वो सारा ही ऑलमोस्ट कोविड की तरफ फ़ोकस था। अगर किसी इंजर्ड व्यक्ति को आप अस्पताल ले जाते उस समय, तो उस समय भी एक कोविड का डर था कि ये इंजर्ड व्यक्ति जो आया है, इसमें कोविड प्रोटोकॉल क्या होगा? ऑलरेडी अस्पताल जो थे, उनके इमरजेंसी रूम और आईसीयू सारे बिज़ी थे कोविड की वजह से। तो ये कोविड के टाइम पे जो दुर्घटनाएँ हुई हैं, इसमें जो मौतें हुई हैं, अगर हम बात करें एवरेज कि हर दुर्घटना में कितनी मौतें होती हैं, तो वो नॉर्मल टाइम से, प्री कोविड टाइम से ज़्यादा रहा है। और वो इसलिए रहा है कि जो व्यक्ति बचाया भी जा सकता था, उसको क्योंकि कोविड का प्रेशर था हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, उसको सही समय पर या तो चिकित्सा नहीं मिल पाई या सर्जरी नहीं मिल पाई, उसकी वजह से उनकी जान चली गई। और जो दुर्घटना हुई हैं, वो कई केसेस में पेडेस्ट्रियंस को नॉकडाउन करा है फास्ट व्हीकल्स ने, जो स्पीडिंग कर रहे हैं। कई स्पीडिंग करती गाड़ियाँ पलट भी गई हैं। कईयों ने जाके इंफ्रास्ट्रक्चर में टक्कर मार दी है अपने पिलर्स पे या मीडियंस पे। और कई जी। ज़्यादा इसमें एक जो तबका है वो है कि जो लोग हाईवेज़ पर पैदल घर जा रहे थे, जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, उनमें करीब 200 के आसपास, 1000 में से अगर हम देखें तो 200 के आसपास जो थे, वो ये व्यक्ति थे जो कि सड़क पर चल रहे थे और उनको या तो बसों ने या ट्रकों ने कुचल दिया और वो वहाँ पर सीन पर ही उनकी जान चली गई। जी। तो पीयूष, अभी आपने कई वजहें गिनवाई है सड़क हादसों की, तो क्या लगता है अब आपको कि सरकार को और सड़क पर सफ़र कर रहे लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, सेव लाइफ फाउंडेशन ने पिछले करीब 4 साल पहले हमारे देश की एक जो सबसे हम बोल सकते हैं डेंजरस सड़क थी, उसको अडॉप्ट करा, मुंबई पूना एक्सप्रेसवे। और इसको हमने इसलिए अडॉप्ट करा क्योंकि हम ये दिखाना चाहते थे कि हम सबसे डेंजरस रोड को भी हम सबसे सेफ रोड बना सकते हैं। तो हमने एक ज़ीरो फैटेलिटी कॉरिडोर करके कार्यक्रम हमने वहाँ पर नियोजित किया। और उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने वहाँ पर सबसे पहले जो थे, जो दुर्घटनाएँ हो रही थी, उनको एक साइंटिफिक तरीके से हमने इन्वेस्टिगेट करा, समझा कि दुर्घटनाएँ क्यों हो रही थी और उसमें इंजरी क्यों हो रही थी। हमें उससे ये पता लगा कि इंजीनियरिंग, सड़क की जो इंजीनियरिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा थे। उस करीब 100 किलोमीटर रोड पे 2500 इंजीनियरिंग एरर्स थे। 2500 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग के इश्यूज़ थे, जिनको कि हमने सरकार के साथ मिलकर फिक्स करा। उसके बाद जो पुलिस का एनफोर्समेंट होता है, उस पे ध्यान दिया, जो इमरजेंसी केयर होती है, उस पे फ़ोकस करा, उसको इम्प्रूव करा। और जो लोगों का जो हम लोगों से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिस प्रकार से हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हमने थोड़ा साइंटिफिक तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू करा, जिससे कि लोग अपना बिहेवियर थोड़ा बदल सकें। उसके जी। वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे 2019 तक, 31 दिसंबर 2019 तक 43% जो है वो दुर्घटनाएँ और मौतें कम हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम देश में दुर्घटनाएँ और मौतें कम नहीं कर सकते हैं। अगर हम सबसे डेंजरस रोड को हम एक सेफ रोड बना सकते हैं, तो वो हम बाकी जगहों पे भी कर सकते हैं। इसमें जी। सरकार को और बाकी एजेंसीज़ को साथ में आने की ज़रूरत है। एक सीरियस तरीके से, साइंटिफिक तरीके से दुर्घटनाओं को स्टडी करने की ज़रूरत है और उसमें चाहे ड्राइवर का एरर हो, चाहे इंजीनियरिंग का एरर हो, दोनों को ही एड्रेस करने की ज़रूरत है। अभी हमारे देश में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि सारी प्रॉब्लम ड्राइवर्स की है। देखिए, अगर सारी प्रॉब्लम ड्राइवर की है, तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारा असम्पशन ही इसमें गलत है। इसमें हम इंजीनियरिंग को नहीं देख रहे हैं, इसमें हम गाड़ियों को नहीं देख रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कहीं न कहीं गलती करेगा, लेकिन आपका सिस्टम जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि उस गलती की जो सज़ा है वो मौत या सीरियस इंजरी ना हो।
और यही हमने प्रूव करा है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे और दिल्ली पे में भलसवा चौक पे, जो कि आउटर दिल्ली में है, कि अगर आप इंजीनियरिंग पे फोकस करें, अगर आप एनफोर्समेंट पे फोकस करें, ट्रॉमा केयर पे फोकस करें और लोगों की एजुकेशन पे फोकस करें, तो उससे जी। हम दुर्घटनाएं और मौतें जो हैं वो हम सीरियस तरीके से कम कर सकते हैं। अभी आप ये रोड डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे, इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे। ये बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि मैंने भी कई जगह देखा है कि स्पीड ब्रेकर्स जो होते हैं वो हर जगह अलग-अलग डिज़ाइन्ड होते हैं। कई बार उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आप किस तरीके का डिज़ाइन प्रपोज़ करते हैं? रोड, क्योंकि कई बार रोड जो होता है कहीं बहुत ज़्यादा घुमावदार है रोड। जी। ऐसे भी कई डिज़ाइन्स हम देखते हैं। तो जी, जी। आप क्या प्रपोज़ करते हैं इसमें? देखिए, अब एक अप्रोच जो हम अपने कार्यक्रमों में, अपने प्रोजेक्ट्स में लेते हैं, और अभी हमारे पास करीब यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र में मिला के करीब 2000 किलोमीटर की सड़कें अभी हमें सरकार ने बोला है कि हम वहाँ पर कुछ कार्यक्रम करें जिससे कि दुर्घटनाएँ कम हो सकें। तो उसमें जो हम अप्रोच लेते हैं उसको हम बोलते हैं सेफ सिस्टम अप्रोच। सेफ सिस्टम अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करें, आप ये मान के चलें कि वहाँ पर कोई ना कोई गलती करेगा। तो अगर आप ये मान के चलेंगे कि वहाँ कोई ना कोई गलती करेगा, तो आप इस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे कि उस गलती की जो सज़ा है वो मौत या सीरियस इंजरी ना हो। तो जैसे कि अगर आप स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं, तो स्पीड ब्रेकर जो है या तो हम टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बना सकते हैं, जो कि आप दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली में और जहाँ नई सड़कें बन रही हैं वहाँ पर देखेंगे कि आप स्पीड ब्रेकर पे आइए, थोड़ा एक स्ट्रेट लेवल पे चलिए और फिर नीचे वहाँ पर नॉर्मल सड़क पे आ जाइए। तो उस टेबल टॉप से क्या होता है कि गाड़ियों को जो है, गाड़ियाँ उछलती नहीं हैं, जो आपके मोटरसाइकिल चालक हैं, वो गिरते नहीं हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर एक टेबल टॉप के ऊपर जो पेडेस्ट्रियन है वो भी उसको एज़ अ क्रॉसिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ उससे पहले ही स्लो हो जाती हैं। वैसे ही अगर आप किसी हाईवे को बना रहे हैं या फ्लाईओवर को बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्रैश बैरियर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी ने गलती ना भी करी और किसी और की गलती की वजह से उनको वहाँ फ्लाईओवर की वॉल पे टक्कर मारनी पड़ी, तो गाड़ी गिरनी नहीं चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली दिल्ली में गिरी थी, हैदराबाद में गिरी थी, तो वहाँ गाड़ियाँ हाँ। गिरनी नहीं चाहिए, वहाँ पर उनको वहीं पे ही वहाँ पर हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक बड़ा हादसा होने के लिए। तो इंजीनियरिंग में हम सेफ सिस्टम अप्रोच बोलते हैं, और हमारा यही आग्रह है जितने भी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स हैं, जो भी सड़कें बनाते हैं, एनएचएआई वगैरह, कि ये सेफ सिस्टम अप्रोच जो है इसने कई जानें बचाई हैं दुनिया भर में, और अब समय आ गया है कि हम इसको भारत में भी इम्प्लीमेंट करें और अपनी सड़कों को जो जी। नहीं हो रही हैं उसमें तो डिज़ाइन लेवल पर ही करें, इसको इनकॉर्पोरेट, और जो सड़कें एग्जिस्टिंग हैं उसमें हम जो चेंजेस ला सकते हैं लोगों की जान बचाने के लिए, उनको हम इमीडिएटली लेकर आएँ। पीयूष, एक वीडियो हर साल देखने में आता है कि जो जैसे खासकर यमुना एक्सप्रेसवे है या फिर यूपी के एक्सप्रेसवे या अलग अलग एक्सप्रेसवे पर फॉग के समय में, ठंड के समय में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। जी। एक गाड़ी ठुकती है, उसके पीछे लाइन से बहुत सारी गाड़ियां हादसों का शिकार हो जाती है। जी। तो ये जो फॉग है इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो, इसके लिए किस तरह से प्लानिंग हो सकती है? जी। देखिए, इसमें हम 3 लेवल पे हम काम कर सकते हैं। पहला लेवल तो है ड्राइवर्स के लेवल पर। ड्राइवरों को ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि फॉग में ड्राइविंग कैसे करते हैं। ये एक स्किल होता है फॉग में ड्राइव करना, जहाँ पर आप अपनी हाई बीम को ना चलाएँ, क्योंकि हाई बीम में लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आपकी आँख में आ जाएगी फॉग की वजह से। तो उसको लो बीम पे गाड़ी चलाएँ या गाड़ी की लाइट ऑन ही ना करें, उसको फॉग लैंप्स जो सबसे नीचे होते हैं, उसको यूज़ करें। एक लाइन को फ़ॉलो करें, चाहे वो लेन की लाइन हो, चाहे वो उस रोड की जो एज होती है उसकी लाइन हो, और उसमें एक कम स्पीड पे गाड़ी चलाएँ। अपने जो शीशे हैं उनको थोड़ा नीचे रखें कि जो आप देख नहीं सकते हैं वो शायद आप सुन लें। तो ये इस प्रकार के कुछ स्किल्स हैं। आप हमारी वेबसाइट savelifefoundation.org पे जाके फॉग में कैसे ड्राइव करना है उसकी कुछ टिप्स दी हुई हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये तो पहला हो गया कि ड्राइवर लेवल पर हम क्या कर सकते हैं। दूसरा है कि इंजीनियरिंग लेवल पर हम क्या कर सकते हैं। इंजीनियरिंग लेवल पर अब ऐसा टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो कि सड़क पर आप कुछ मटेरियल वहाँ बिछा के या उसको स्प्रे करके जो फॉग जो है वो कुछ हद तक उस रोड लेवल से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो आपकी विजिबिलिटी जो है वो रोड पे थोड़ी बेटर हो जाती है। ये आईआईटी रुड़की जो है इन्होंने इसको ऑलरेडी ये ट्रायल इसका ले रहे हैं, और हमारी आशा है कि हाईवेज़ पर इसका यूज़ स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर फॉग स्पेसिफिकली अधिक मात्रा में दिखता है।
और तीसरा जी। लेवल जो है वो है एनफोर्समेंट का लेवल, कि स्टेट को और सरकार को ये एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि जिन सड़कों पे अधिक फॉग है, क्या वहाँ पर हम वाहन चालन थोड़ी देर के लिए रोक दें, जिससे कि दुर्घटनाएं वहाँ पर ना हो सकें। तो विदेशों में ये होता है कि जहाँ पर बहुत ही अधिक फॉग आता है, वहाँ पर सरकार जो है उस रोड को कुछ डिस्टेंस पहले, जहाँ पर इतना फॉग ना हो, वहाँ पर उसको बैरिकेड कर देती है, जिससे कि कुछ घंटों के लिए जब तक फॉग है तब तक वहाँ पर लोग ना जाएं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये साथ में करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो कई जो जाने जाती हैं, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे की आपने बात की, ये जो है ये रुक सकें, क्योंकि जहाँ जहाँ गाड़ियाँ चलेंगी और जहाँ स्पीड में गाड़ियाँ चलेंगी, वहाँ पर फॉग में दुर्घटना होना तो बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन है। तो क्या आपके फाउंडेशन ने जैसे दिल्ली में अलग अलग स्पॉट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे चौक, या अभी आप भलसवा चौक की बात कर रहे थे, तो जी उसे कैसे एक सेफ जंक्शन में आप लोगों ने कन्वर्ट किया, उसकी प्लानिंग किस तरीके से हुई है? जी जी। देखिए, भरसवा चौक का सिचुएशन ये था कि वहाँ पर दोनों साइड पे स्कूल थे, और कई वहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता था उसमें बच्चे आते थे, जो कि उन सरकारी स्कूलों में और या एनजीओ के स्कूल्स में वहाँ पर जाते थे। और कई जो दुर्घटनाएँ वहाँ होती थी, कई जो मौतें होती थी उस इंटरसेक्शन में, वो अनफॉर्चुनेटली उसमें बच्चे इन्वॉल्व होते थे। तो जब हमने उस चौक पे हमने काम शुरू करना स्टार्ट करा, तो हमने ये बोला कि हम इस सड़क को एक बच्चे के नज़रिए से कैसे देखें? एक बच्चे के लिए हम अच्छा। उसको सेफ कैसे बनाएँ? तो हमने डिस्कवर करा कि वहाँ पर सड़क पार करते वक़्त बच्चे जो हैं वो करीब 6 मिनट तक ऑन कमिंग ट्रैफ़िक को फ़ेस करते हैं। जो गाड़ियाँ उनकी तरफ आ रही हैं, वहाँ पर ट्रैफ़िक लाइट है नहीं, उससे एक सर्कल बना हुआ है, तो वहाँ पर गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो चलता रहता है, कांस्टेंट है। और वहाँ पर बच्चे जो हैं वो करीब 6 साढ़े 6 मिनट तक ऑन कमिंग ट्रैफ़िक को फ़ेस करते थे। तो हमने फिर उस पूरे इंटरसेक्शन को हमने रीडिज़ाइन करा। हमने देखा कि वहाँ पर जो रोटरी थी, सर्कल था, वो सही प्रकार से डिज़ाइन नहीं था, तो उसको हमने सॉफ्ट बैरिकेडिंग यूज़ करके उसका रोटरी हमने थोड़ा एक्सटेंड करके उसको फिक्स करा कि गाड़ियों को एक्चुअली में रोटेट करना पड़े और वो सीधे इंटरसेक्शन में ना घुसें। दूसरा है कि वहाँ पर 3-4 सड़कें हैं जहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो उस इंटरसेक्शन की तरफ आ रही थीं। तो वहाँ पर हमने कुछ इंजीनियरिंग के चेंजेस करे कि वहाँ गाड़ियों को थोड़ा स्लो करना पड़े, और एक प्रॉपर 90 डिग्री टर्न लेना पड़े, जिससे कि वो अपनी स्पीड उनको कम करनी पड़े। और जहाँ पर एक्सेस स्पेस थी, कई जगहों पर एक्सेस जगह थी, वो हमने रिक्लेम करके जो पेडेस्ट्रियन हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए हमने वहाँ पर एक सेफ स्पेस बना दी। तो जो 6 मिनट का जो टाइम था बच्चों का जो ऑन कमिंग ट्रैफिक फेस करने का, उसको हम 1 मिनट पे ले आए। और जो 270 मीटर का जो उनका अनसेफ डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करते थे, उसको हमने हम्म। घटा के करीब 73 मीटर्स, 70 मीटर के आसपास हमने वो डिस्टेंस कर दिया। तो वो बाकी जो डिस्टेंस है 200 मीटर का, वो एक सेफ बैरिकेडिंग के अंदर वो ट्रैवल करेंगे, और सिर्फ 70 मीटर का जो डिस्टेंस है वो उनको एक्सपोज्ड तरीके में करना पड़ेगा। तो इसमें जब हमने अच्छा। ये ट्रायल करा इस साल के बिगिनिंग में, जनवरी में, और 3 हम्म। महीने तक हमने ट्रायल करा, तो उस दौरान जो 3 या 4 मौतें होती थी औसतन पिछले सालों में, या 10 इंजरीज होती थी, वो 100% वहाँ पर हमने वहाँ से हटा दिया। ओके, तो एक काफ़ी अच्छा चेंज देखने को मिला वहाँ। तो पीयूष, अभी अभी आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स की बात कर रहे थे, तो पुलिस को और अलग अलग इंडिविजुअल्स को आप लोग कैसे ट्रेन करते हैं? क्या होता है उस ट्रेनिंग में? देखिए, हमारी जो ट्रेनिंग है वो 3 प्रकार की है। सबसे पहली जो ट्रेनिंग है वो है ज़्यादातर पुलिस वालों के लिए है, हालाँकि कई सिविलियंस और पैरामेडिकल स्टाफ भी वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसको हम बोलते हैं जीवन रक्षक ट्रेनिंग। इसमें हम ये सिखाते हैं कि आप सिर्फ़ अपने हाथों का प्रयोग करके किसी की जान कैसे बचा सकते हैं, बिना डॉक्टरी विद्या के। एक बेसिक तरीके से उनका एयरवे मैनेज करके, उनकी अगर आप उनको उठा रहे हैं तो सही तरीके से उठाना कैसे है, अगर उनको हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को कैसे रोकना है। तो अस्पताल के पहुँचने के पहले आप क्या-क्या कर सकते हैं, वो हम बताते हैं। और क्योंकि कई केसेज़ में पुलिस जो है वो कई विक्टिम्स को अस्पताल ले जाती है, तो ये ट्रेनिंग जो है हमने ज़्यादातर जो है हमने हमने पुलिस को ही हम देते हैं, और करीब पिछले 7-8 सालों में हमने 15,000 पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग करी है इस स्किल में। दूसरा जो प्रोग्राम है वो भी पुलिस के लिए है, जो कि जिसमें हम पुलिस वालों को सिखाते हैं कि जो दुर्घटनाएँ होती हैं उसको आप साइंटिफिक तरीके से कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। अभी क्या होता है कि पुलिस जो है वो बड़े वाहन को ढूँढती है, कि अगर 2 गाड़ियों की टक्कर हुई है तो उसमें बड़ा वाहन कौन-सा है और उसको पकड़ के उसके अगेंस्ट केस हम कैसे बनाएँ। हम जो है इसका थोड़ा चेंज ला रहे हैं कि आप साइंटिफिक तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेट कीजिए, गलती किसी की भी हो सकती है,
और जो सही कारण है, चाहे वो किसी की गलती हो, चाहे वो रोड में कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे वो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो, वो सही तरीके से सामने आ पाए। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये सेकंड है। और तीसरी जो ट्रेनिंग है, जो कि हम ट्रक ड्राइवर्स, जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं उनके लिए, और कुछ जो यंग ड्राइवर्स हैं जो कि अभी अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करने वाले हैं, कई पेरेंट्स हमें अप्रोच करते हैं, तो उनके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसको हम बोलते हैं अडैप्ट, मतलब एंटिसिपेटरी ड्राइविंग एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन ट्रेनिंग। एंटिसिपेटरी ड्राइविंग का मतलब है कि आप पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं एक दुर्घटना होने से पहले। तो इस स्किल से लोग जो है जब सड़क पर होते हैं तो एक सेफ तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, और जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था, ये हमने प्रोग्राम इससे शुरू करा क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ गाड़ी का चालन सीखते हैं, सेफ्टी के बारे में नहीं सीखते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, ये उन लोगों के लिए है जिनको गाड़ी ऑपरेट करनी आती है, लेकिन शायद सेफ्टी के प्रिंसिपल्स उनको ना पता हो, तो हम उनको सेफ्टी के प्रिंसिपल सिखाते हैं। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत करीब 8,000 ट्रक ड्राइवर्स की हम अब तक ट्रेनिंग इसमें कर चुके हैं। ओके। मैंने आपके फाउंडेशन के कई सारे इनिशिएटिव्स देखे हैं। एक मैं शॉर्ट में ये समझना चाहूँगा, उसमें ज़ीरो फैटेलिटी कॉरिडोर था, ये थोड़ा आप समझाइए। जी, देखिए, ज़ीरो फैटेलिटी कॉरिडोर का कार्यक्रम का मकसद ये है कि हम किसी भी सड़क को अडॉप्ट करके एक CSR पार्टनर और सरकार के साथ मिलके हम उस उस सड़क से जो वहाँ मौतें हो रही हैं उसको हम नियर ज़ीरो लेवल्स तक कैसे लेकर आएँ। और इसके अंतर्गत जो है वो हमारा एक 6 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहला स्टेप होता है कि हम एक पहले पार्टनरशिप करते हैं लोकल स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि जो बाकी जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे साथ क्लोजली काम कर सकें। जो CSR पार्टनर होता है, जो उसको फंड कर रहा होता है, उसके साथ हम पार्टनर करते हैं। सेकंड जो स्टेप होता है कि हम जितना भी डेटा होता है, चाहे वो पुलिस का FIR हो, चाहे वो एम्बुलेंस का डेटा हो, चाहे वो हमने खुद वहाँ पर सर्वे करके डेटा कलेक्ट करा हो या इन्वेस्टिगेट करके डेटा कलेक्ट करा हो, उसको हम पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप इसको साइंटिफिक तरीके से नहीं देखेंगे तो ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी, और क्योंकि हर दुर्घटना में फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको एक साइंटिफिक तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसको फिर हम डेटा को समझते हैं, उससे हमें पता लगता है कि दुर्घटनाएं कहाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद फिर हम उसका एक सोल्यूशन हम डेवलप करते हैं, और उस हम सोल्यूशन को सरकार के साथ मिलकर डिप्लॉय करते हैं। जैसे कि अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे पे यूपी सरकार के साथ काम कर रहे हैं, और यूपी सरकार ने जो वहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए जो डिवाइडर जो है, जो मीडियन जो है, वहाँ पे जो क्रैश बैरियर नहीं थे, वो अब 350 किलोमीटर के क्रैश बैरियर उन्होंने लगाने का डिसीजन लिया है हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद। तो ये एक बहुत ही मतलब एक सराहनीय स्टेप है कि उन्होंने ये काम करा है। तो ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं कि ड्रोन यूज़ करना है, कहीं गाड़ियाँ एक्स्ट्रा लगानी है, उसके बाद फिर हम इसको मेजर करते हैं और फिर हम इसको बाकी सड़कों पे ले जाते हैं। जी, यानी कुल मिलाकर एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती है। पीयूष, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिसनर्स को एक सलाह दे सकते हैं रोड सेफ्टी पे, और आप जो भी कुछ कहना चाहें। जी जी। देखिए, मेरी सलाह दो चीज़ें बोलना चाहूँगा मैं। पहला तो ये है कि एक अनट्रेन्ड व्यक्ति के हाथ में एक गाड़ी जो है वो एक हथियार होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं, या अगर आप या आप खुद भी गाड़ी चला रहे हैं और आपने सही तरीके से ड्राइविंग नहीं सीखी है, तो आप एक बात ध्यान रख के चलिए कि आपके हाथ में एक हथियार है, और अगर आप ना भी चाहें तो वो हथियार किसी को मार सकता है। तो प्रॉपर्ली अपने आप को ट्रेन करें, आपके आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, और थोड़ा संभल के गाड़ी चलाएं। दूसरा जो पॉइंट ये है वो ये है कि अगर आप किसी घायल व्यक्ति को सड़क पे देखते हैं तो ज़रूर मदद कीजिए। आप कम से कम जो मिनिमम चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि आप पुलिस को या एम्बुलेंस को आप फ़ोन कर दें, कि एटलीस्ट एक जगह से हेल्प उनके लिए आना शुरू हो जाए। तो ये एक बहुत ही मिनिमम चीज़ आप कर सकते हैं। 2016 में सेव लाइफ फाउंडेशन बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है कि जो लोग घायल व्यक्तियों की मदद करते हैं उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद भारत सरकार ने भी पिछले साल इस कानून को इनैक्ट करा है पार्लियामेंट में, जिसके अंतर्गत आप बिल्कुल सेफ हैं। तो प्लीज़ घायल व्यक्तियों को इग्नोर ना करें, उनकी आगे आके मदद करें, जिससे कि हम साथ में मिलके जानें बचा सकें, और ये जो एक एपिडेमिक है सड़क दुर्घटनाओं का, उसको हम एक कंट्रोल में ला सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तिवारी इस डिटेल्ड और दिलचस्प बातचीत के लिए। थैंक यू प्रतीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। फीडबैक देने के लिए आप radio@aajtak.com पर हमें लिख सकते हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।